ठीक है, फिर से रिपीट करा दीजिए। बेटा देखो पूरा तो मैं रिपीट नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक बार बेसिक्स दोबारा से बता देती हूँ सो डैट कि हम लोग कर ले। हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत सी वेराइटीज़ के आते हैं एग्जामिनेशन में। वेराइटीज़ इन द सेंस कि 6 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आरसी आती है। मोर ओवर अभी आप जब मेंस का पेपर देखोगे बैंकिंग का, तो बैंकिंग मेंस में अभी जो आपकी आरसीज आने लगी हैं वो ना मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे आरसी उस पे एक क्वेश्चन, फिर एक छोटा सा आरसी उस पे एक क्वेश्चन, ऐसे करके वो क्वेश्चन देने लगे हैं और उसमें 10-15 आरसी के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर दी बैंकिंग एस्पायरेंट्स। और अगर आप एसएससी एस्पायरेंट्स की बात करते हो तो एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि प्री में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली मेंस में आता है और 5 आरसी आती हैं। 20 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस होता है। सो डेफिनेटली मेंस क्वालिफाई करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो मोर और लेस आपको ये करना तो पड़ेगा ही। इसका करने का जो तरीका होता है दैट इज कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले यू गाइज विल रीड द क्वेश्चंस. Once you are done with the question part, once you have read all the questions, you will frame the keywords of the questions. ठीक है, frame the keywords. जब आप कीवर्ड्स बनाओगे तो आपको A4 साइज शीट मिलती है जिसको हम रफ शीट बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अगर वो एक ही मिलती है, जैसे कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में एक ही मिलती है, कभी कभी वो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करा देते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा देते हैं तब तो उससे कोई खुशी की बात ही नहीं है। अगर वो नहीं देते और बोलते हैं कि आपको एक ही शीट पे रफ वर्क करना है, तो उस सर्कमस्टांसेस में आप इसको इतने से पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा कीवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा कीवर्ड करके यहाँ पे सारे कीवर्ड्स लिख लो। उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ रिया ये कैट वाले आरसीज के लिए भी हेल्प करेगा। कैट के अगर आप रिया कैट के आरसीज की बात करते हो तो इसमें मैं 2-4 पॉइंट और ऐड कर दूंगी, वो फिर तुम्हारे कैट लेवल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेम द कीवर्ड्स हो जाएगा। कीवर्ड्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको 1-2-3 मतलब 1-2 लाइन से समझ में ना आए, बट नेवर वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दोज लाइन्स अगर आपका उस लाइन से कोई कीवर्ड नहीं है तो। अगर उस लाइन से कीवर्ड है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अगर कीवर्ड नहीं है तो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके उस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने कीवर्ड्स को ढूंढिए और उसको आंसर करिए। दिस इज द only way to solve the RCs in a lesser time. First thing which I want to tell you is always solve RC in the end. Always solve RC in the end. क्यों इन द एंड में, क्यों इसको हमेशा सॉल्व करना है, इसके लिए मेरे पास एक लॉजिक है। बेटा क्या होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं हम सब जानते हैं कि इट इज पैसेज बेस्ड। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आप पैसेज पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि कहीं ना कहीं पैसेज में हमें उसका आंसर मिलेगा। आप पैसेज में उसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन है। और चूंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है तो अब जैसे मान लो कि आपने सोच रखा है कि मुझे अपना पैसेज जो है वो 5 मिनट पे खत्म करना है। सपोज मैंने सोच रखा है कि मुझे मेरा पैसेज 5 मिनट में खत्म करना है। अब वो ना 5 का 5.5 मिनट हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ गया जो फंस रहा है, लग रहा है कि यार इसको आधा 1 मिनट देकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे आप आधा 1 मिनट की बात नहीं होती है, वो क्वेश्चन पे जो आपने एक्स्ट्रा इनपुट दिया वो क्वेश्चन जरूर ही गलत होता है। बहुत रेयर कंडीशन में वो क्वेश्चन करेक्ट होगा। मोर ओवर आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है, वहां पर आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएगा जो वेस्ट होगा, और आपको अदर टॉपिक्स के लिए जो मच इजियर टॉपिक होंगे आरसी
से मच ईजियर टॉपिक होंगे आरसी से, वो टॉपिक्स आपके मिस हो जाएंगे। तो इसको हमेशा इन द एंड, अगर आपने सोचा है कि हाँ 6 क्वेश्चन आरसी है, मैं इसको 5 मिनट में कर लूँगा, तो एकदम 5 मिनट जैसे ही बचा आरसी में लग जाओ। अगर तुम्हारा 8 क्वेश्चन आरसी है, तुम्हें लगता है 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट जैसे बचा आरसी में लग जाओ। जब भी इसको सॉल्व करो हमेशा एंड में करो, ठीक है। अब उसके बाद जब आप SBI PO या IBPS PO के RCs को सॉल्व करते हो, तो वहां पर ना एक एक क्वेश्चन आपका एक साइनो का होता है, एक एंटो का होता है 6 क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चंस की बात करते हो तो ये 2 साइनो हो जाता है, 2 एंटो हो जाता है। It should be framed, it should be question specific, ठीक है। Sino is synonyms, similar words, similar words। synonyms का मतलब होता है पर्यायवाची, अगर आप हिंदी समझते हैं तो, और antonyms का मतलब होता है उल्टा शब्द। Synonym is similar words and antonym is opposite words. Okay? तो 6 क्वेश्चन में 1 synonym 1 antonym, 8 क्वेश्चन में 2 synonym 2 antonym, और बेटा 10 क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो उसमें 3 to 4 वो वैरी करता है, ठीक है। कभी कभी 3 synonym 3 antonym हो जाएगा, 3 antonym, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन उसको, हाँ परफेक्ट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं और आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले जब आप पैसेज कर रहे होते हो ना, तो सबसे पहले साइनो एंटो के क्वेश्चन किया करो, क्योंकि ना ये वन वर्ड्स होते हैं ना, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना। तो ये जब छूटता है ना एंड में आया हुआ तो बहुत बुरा लगता है। तो ये 1 लाइनर्स होता है ना, इनको सबसे पहले निपटा दिया करो, उसके बाद फिर इन डेप्थ में घुसा करो। और जो टाइटल वाला क्वेश्चंस होता है ना, उसको हमेशा लास्ट में किया करो, क्योंकि टाइटल वाले क्वेश्चंस ना ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, तो उसको हमेशा लास्ट में किया करो। गॉट इट? समझ में आया तरीका क्या है? बोलो, नहीं समझ आया? मैम मैम, I'm gonna, if you allow me, I'm gonna take a bit of your time. Okay. So in that class I was not there, but after watching the class I wanted to ask you this. Like you were asking na the individual students method to deal with RC. Yeah. So for me personally, if I find, I mean, just by looking at the passage, if I find that it's based on an area that excites me, suppose it's in my forte, so I kind of deconstruct the passage right there. Otherwise, if it's in a suppose just, I mean, picked from a newspaper article right away, so then I go by the question method. So how, I mean, how right is that? देवप्रियो, देखो मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का ना हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल मेथड होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप जो मेरा तरीका है वो तरीका को आपको खुद पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिस मतलब बहुत प्रैक्टिस। इफ़ यू फील लाइक ना कि हाँ 1 2 4 दिन में हम ये कर लेंगे, तो 1 2 4 दिन में आप ये नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई बच्चा, जो ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम स्कूल लाइफ से पढ़ते आए हैं, तो अगर कोई बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का उसका सॉल्व करने का अपना तरीका है और उसको ऐसा लगता है कि 6 क्वेश्चन आरसी वो 3 to 4 मिनट्स में, 8 क्वेश्चन आरसी अगर वो 5 to 6 मिनट्स में, और 10 क्वेश्चन आरसी वो 5 to 7 मिनट्स में सॉल्व कर सकता है, तो मैं कभी भी उसको नहीं बोलूँगी कि बेटा तुम अपना तरीका बदलो। तुम बिल्कुल अपने तरीके से जाओ, क्योंकि जब तुम खुद के ही तरीके से कम टाइम पे सॉल्व कर लेते हो तो तुम क्यों अपना तरीका बदलोगे? बिल्कुल नहीं बदलोगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उसको बोलूँगी कि हाँ बेटा मेरा तरीका अपनाने की कोशिश करो, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपने अंदर लाओ। बेटा इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग माई वे,
है ना, कभी से भी किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने का। ग्रामर तो अलग बात होती है ना कि ग्रामर समझाना, बट ये जो तुम्हारा क्लोज टेस्ट होता है या ये जो तुम्हारा आरसी होता है ना, वो आप किसी दूसरे के तरीके से बेहतर अगर आपको अपना तरीका लगता है ना, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। अब इस बात में मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती, अगर मेरे साथ ये सिनेरियो है कि अगर मान लो कि कोई स्टोरी आ गई, ठीक है, अगर कोई स्टोरी आ गई तो डेफिनेटली मैं उसको बेटर वे में कर सकती हूँ, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स कर दूंगी, उसमें मेरा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई इकोनॉमिक्स बेस्ड आ गया, कोई फाइनेंशियल बेस्ड वहाँ पे आर्टिकल आ गया जिसके बारे में मुझे अवेयरनेस कम है, तो मैं उसको कीवर्ड बना के कीवर्ड ढूंढ के आंसर कर देती हूँ, मुझे आर्टिकल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसमें भी मेरा आरसी जो है वो 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, चाहे मैं पढ़ के अगर वो मतलब बोलते हैं ना राजा रानी की कहानी है तो भी मैं 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर लूँगी। और अगर वो फाइनेंस बेस्ड है या मतलब ऐसा कुछ है जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना ही ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं हर चीज़ जानती हूँ, हर चीज़ सुनती हूँ, अगर वहाँ पर ऐसा भी कुछ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना भी ना हो तो भी मैं उसको 4 से 5 मिनट में कर सकती हूँ, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, अगर आपका वो फोटे है, यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो डेफिनेटली यू कैन गो इट इन दैट मैनर, कोई इशू नहीं है। बट देवाप्रियो, बस मेरा एक ही सजेशन होगा कि अगर आपको वो स्टोरी पढ़ना पसंद भी आ रहा है तो वहाँ पे एग्जाम का टाइम को माइंड में रखना, है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। I was gonna tell this right away, like sometimes what happens, not sometimes, most of the times what happens, suppose I start to read, then when I'm getting to the end of the passage na, I kind of have lost the overall idea. It has happened. It mostly happens. So in that scenario ना, तभी मैं कहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा आपके माइंड में वो प्रेशर रहता है कि हमें ये क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए, और आपका फोकस ना हमेशा उस पर रहेगा। आखिर में अगर तुम टाइम सेव कर पाते हो, पूरा क्वेश्चन मान लो 20 मिनट का पेपर है, अगर तुम आखिर में तुम्हारे 10-15 मिनट बच जाते हैं, तो हाँ पढ़ो ना स्टोरी, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरे अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो नेवर वेस्ट योर टाइम इन डीलिंग विद द पैसेज, बिकॉज पैसेज से डील करना हमारा पर्पस नहीं है। पैसेज इतने लेंदी आते हैं ना, जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन एक्चुअली जो उस पर क्वेश्चंस होते हैं ना, दैट आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। Shall we solve one RC today? ओके, परफेक्ट, सब बच्चे तैयार हैं, वेरी गुड। देखो ये एक आरसी मैं लेकर आई हूँ आज, ये ना आपका SBI PO प्रीलिम्स 2018 में आया था ये आरसी। ये आरसी मेरा लाने का पर्पस ये है कि ये आरसी इतना मुश्किल नहीं है, सेम टाइप के आरसी SSC में भी आते हैं और बैंकिंग में भी आते हैं। अगर मैं बैंकिंग के मेंस लेवल के आरसी पे चली जाऊँ ना, तो वो SSC एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब उनके एग्जाम में उस लेवल के आरसी नहीं आते। तो प्रीलिम्स लेवल का आरसी है जो SSC एस्पायरेंट्स को भी पढ़ना है, बैंक एस्पायरेंट्स को भी पढ़ना है, तो उसके रेस्पेक्ट में वी विल सॉल्व इट, ठीक है। अब जैसे कि किसी ने पिछली क्लास में मुझसे पूछा था कि मैम एक बार कीवर्ड्स फ्रेम करना बता दीजिए। किसने पूछा था मुझसे? पहले तो वो मेरे को बताए कि भाई मैं था वो। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम कीवर्ड्स कैसे फ्रेम करते हैं ये बता दीजिए। पता नहीं, अब हो सकता है आज वो क्लास में प्रेजेंट ना हो। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे इसका कीवर्ड बनाना है क्योंकि अभी तक मैंने पैसेज पढ़ना शुरू भी नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइनो अननोन, ये मेरा कीवर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कीवर्ड पूछेगा तो यू विल ओनली से टाइटल, क्योंकि टाइटल ऐसी चीज़ है ना, आप पूरा स्टोरी पढ़े बिना उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है
In the statement, consumer preference would surely be the steering wheel, but real savings and investment would be the engine that drives it forward. What can we infer from the line, consumer preference would surely be the steering wheel? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो बनेगा, that is infer consumer preference डॉट 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 स्टीयरिंग व्हील. आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट और कर सकते हो, बस इतना ही कीवर्ड्स बनता है. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. फ्रेम कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर ओन. और कीवर्ड्स अपने अपने नोटबुक पे लिखना. सब कोई नोटबुक लेकर आए हो ना, सब कोई अपने अपने नोटबुक में कीवर्ड्स लिखना, सो डैट कि जब हम पैसेज पढ़े तो आप उसी रेस्पेक्ट में उसको सॉल्व कर सको फटाफट. क्योंकि गुस्से में थोड़ी पता हाथ में क्या चल रहा है, मैं क्या फेंक के मार दूं. एक्सक्यूज मी. हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम. मैम थोड़ा लेट हो गया, सॉरी मैम. थोड़ा बता दोगे क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्लास में आते हो तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा बात ना बोलो जिससे क्लास डिस्टर्ब हो, ठीक है? दूसरी बात, क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है, वो आपके टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ है. तीसरी बात, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. कर लिया. करेक्ट स्टेटमेंट तो बेटा जब ऐसा वाला आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसमें आप लिखोगे करेक्ट. मेरे हिसाब से जो होना चाहिए आपने लिखना है करेक्ट, ठीक है? लेकिन करेक्ट लिखने से आपको पैसेज से तो कुछ पता चलेगा नहीं, है ना? तो आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ लेना है, ऑप्शंस को. तो ए ऑप्शन में क्या है? इकोनॉमिस्ट फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग वैल्यू एंड फॉर्म अ मिस्टेकन बिलीफ. इकोनॉमिस्ट, जल्दी जल्दी लिखना है. इकोनॉमिस्ट फेल टू डिस्टिंग्विश को आप छोटा सा लिख सकते हैं ऐसे, डैश 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 एंड फॉर्म अ मिस्टेकन बिलीफ, ठीक है? इन अ सिमिलर मैनर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्लाइंस हैव ऑलवेज been led by changes in business and durable good investment. तो economic growth and declines dot 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 durable goods investments. Income distribution is evenly distributed among the rich and is compatible with the tendency to consume. Income distribution dot 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 with the tendency to consume. ठीक है? तो A, B, C, ठीक है? आपने यहाँ पर बना लिया. अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ये तुम्हारा 4 का कीवर्ड हो गया. नाउ उसके बाद है 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू इंड्यूस बिजनेसेस टू हायर. कीवर्ड विल बी इंड्यूस बिजनेसेस टू हायर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का कीवर्ड होगा इंड्यूस बिजनेसेस टू हायर. और 6 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो एंटोनिम्स, एनालॉजी, ठीक है? और यहां पर आपका पैसेज हो गया खत्म, ठीक है? अब उसके बाद क्या है कि आप लोग पैसेज पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग देखो कि आपका कीवर्ड कहां पर मैच कर रहा है. जैसे कि आपने पढ़ा, आपको लगता है कि यहां पर आने के बाद आपने जो कीवर्ड लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 4 का कीवर्ड मैच कर रहा है, तो आप बताना, मैं वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में स्विच करूंगी एंड आप लोग वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से पैसेज पढ़ना शुरू करो. सबसे पहले तो ये बता दो कि तुम सबने क्वेश्चंस पढ़ लिए, कीवर्ड्स बना लिया.
सबने क्वेश्चंस पढ़ लिया, सबने कीवर्ड्स बना लिया, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है? फिफ्थ क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके, देखो I missed 3. Okay. This is 3. Inference. And fourth option C. Okay, I'll go. First you make the keyword of question number 3. Then we will move to क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी। यहाँ पर हम सब साथ में कर रहे हैं ना, तो इट विल टेक टाइम। जब आप इंडिविजुअली करोगे ना तो धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। देवप्रिय, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। सो फोर्थ ऑप्शन सी। So have you started reading? Have you started reading your passage? All of you? Good. Okay. मुझे ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है। Are you guys trying to solve question number 4? No. So you guys didn't get the keyword of any of the questions till now. मेरे पास कोई कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, मैंने तो आपके सामने ही लिख रखा है, लेकिन
Yes, Raghvesh Sharma, very good. I was expecting this. At least, shall I tell? Or you guys are trying? Abhi. Ma'am, before you say, I want to just make one thing confirm. Because is it, I mean, to what extent it is necessary to read the passage to do the sino and the questions? Because when to save time, I just screen the options and feel like, okay, this is gonna be right, and I do that. If it is possible, So, do that. I guess the only line in which that particular word is mentioned, that is important to read out, because sometimes it varies according to the question. Moreover, you can answer it if you can do it appropriately. okay, okay. So in the second मैम line, मैं बता ही दो। क्या बता दूं? मैम वही जो आंसर आप बोल रहे थे ना अभी, ओके, फोर्थ का फोर्थ का आंसर अभी आया ही नहीं है, तो मैं बताती हूँ, अभी वेट कर लो थोड़ा सा दीपक। लिखा है फर्स्ट, देखो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस पढ़ो। हैव यू हर्ड दैट द इकोनॉमी इज लाइक अ कार? It's the most popular analogy in financial reporting and political discourse. It is the most popular analogy in financial reporting and political discourse. Now, what do you mean by this word analogy? तो analogy का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? Analogy का मतलब ये है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपेयर होना, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या पूछा है? अपोजिट वर्ड। अब बताओ अपोजिट वर्ड इसका क्या हो सकता है? रेसिप्रोकेट का मतलब होता है रिप्लाई करना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट। नरेटिव का मतलब होता है टू नरेट समथिंग, डेफिनेटली टू टेल अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा, और वेरिएंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, है ना, अलग अलग। Definitely, option E is absolutely right. Option E is absolutely right. Analogy का मतलब है फिक्स्ड, एक जैसा, है ना, और वेरिएंस का मतलब आपका क्या हो गया? वैरायटी, है ना, इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट। सो एनोलॉजी का यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा है, सिमिलर वर्ड नहीं पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है। तो अपोजिट वर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएंस। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर, मैंने कब बोला कि नरेटिव सही है? नरेटिव बिल्कुल सही नहीं है रिया, नरेटिव इज नॉट करेक्ट, वेरिएंस इज करेक्ट। मैम मैम एक बार आपने बोला था कि जिस भी वर्ड के आगे लॉजी लिखा होता है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। तो मैम जैसे ये एनालॉजी है, तो मतलब मैम इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा मैंने ये बोला था कि जिस वर्ड के आगे लॉजी लगा होता है, लॉजी मोस्टली बिहेव करता है एज सफिक्स फॉर द स्टडी ऑफ समथिंग। यहाँ पर ये जो एनालॉजी है ये किसी चीज़ की स्टडी को डिफाइन नहीं कर रहा है। यहाँ पर एनालॉजी का मतलब होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट होता है इंद्रनील, वेरिएंस नहीं होता है। आपको सूटेबल अपोजिट मीनिंग चूज करना होता है। आई डेंट से दैट नरेटिव इज सिमिलर टू एनोलॉजी। नरेटिव का मतलब होता है टू नरेट समथिंग। मैंने कब बोला कि वो उसका सिमिलर वर्ड है? एक तुम रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं जो बोलती हूँ ना मुझे उसी को क्लैरिफाई करने दो। यहाँ पे एक चीज़ें करके अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि सारे ऑप्शन सिमिलर हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी ऑप्शंस होता है उसमें से हम बेस्ट वर्ड
चूज करते हैं, ठीक है। और एनालॉजी जो वर्ड है, एनालॉजी का क्लियर मीनिंग होता है कि दो चीज़ों के, दो सेम जैसी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होना, टू कंपेयर बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएंस जो है, जिसका मतलब होता है डिफरेंट, वैरायटी, तो उसके रेस्पेक्ट में देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वेरिएंस ही है, जो उसका अपोजिट है। दैट इज वाई वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट, ठीक है। और दीपक, यहाँ पर ये जो लॉजी है, दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू स्टडी, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, मोस्टली इट इज लाइक दैट। हाँ देवप्रिय, तुम बोलो। Ma'am, I get this, that variance is the best suitable option, but doesn't a contrast also cater to that need? हाँ, Like, but वही contrast is like opposite, but variance defines variety and analogy defines similar things. So similar things के साथ variance जो मतलब different varieties define करता है, उसके contrast में more suitable word is variance only, because contrast defines opposite, और यहाँ पे comparison का कोई sense नहीं है। okay, so they trick us by giving similar, हाँ, like closely definitely they approachable will trick you. options. Definitely they will trick you, and this is SBI PO. So think like that, no? Anmol, it won't be contrast. It won't be contrast. I hope this is clear now because I've already explained it. Yeah? Great. Now, एनालॉजी हो गया। अब उसके बाद पढ़ो, अब तुम लोग क्या चाहते हो, उसके बाद तुम लोगों को कोई कीवर्ड्स मिला, मैं सेकंड स्लाइड पे जाऊं, क्योंकि पैसेज यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, ये हाफ पार्ट ऑफ द पैसेज इज हियर ऑल्सो। मैम एक छोटा सा इशू है मैम। बोलिए। मैम जैसा कि मैं लेट हो गया था, इट इज़ माय मिस्टेक, आई एग्री विद दैट। तो मैम प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा कि मतलब ये क्या कहते हैं, की फ्रेम्स वगैरह जो तो है ना मैम, ये कैसे मतलब कैसे फॉर्म करते हैं? बेटा कीवर्ड्स इज ऑल अबाउट टू, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के लेंथ को छोटा करके अपने पास रख लेना। जैसे इसी सेंटेंस में हमने कीवर्ड क्या बनाया था, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड गिवन इन द पैसेज एनोलॉजी। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा था, तो मैंने इसका कीवर्ड बनाया था एंटो एंड एनोलॉजी। तो ये हमने एक कीवर्ड फ्रेम कर लिया। अब जैसे ही हम पैसेज पढ़े, हमें एनोलॉजी वर्ड मिला, हमें पता है कि पैसेज में इसका एंटोनिम पूछा गया है, हमें क्वेश्चन नंबर भी पता है क्योंकि हम यहाँ पर लिख कर रखेंगे, और सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करेंगे। सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के कीवर्ड्स फ्रेम करवा दिए। अब जैसे यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू इंड्यूस बिजनेसेस टू हायर। सो इसका आप कीवर्ड बना सकते हैं इंड्यूस बिजनेसेस टू हायर। अब जहाँ भी आपको मिले इंड्यूस बिजनेसेस टू हायर, आप वहाँ पर जाओ और उसको आंसर कर दो। जैसे मुझे ये देखो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, तुम लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हो अभी क्योंकि न्यू हो आई गेस टू दिस थिंग, ठीक है? ओके मैम, ओके, मतलब क्वेश्चन में से ही हमें क्वेश्चन मतलब की फ्रेम डेवलप करना है। बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। Got 4 keywords. Question number 4 you want me to? This question you want to open, Devapriya? No, ma'am, I was just saying that I typed it wrong. I should have typed like got 4 questions keyword. So I got the keyword of this question. That's what I was saying. That is what I was trying to clear it. I got you. You have done like 4 keywords. I was confused. I have solved this question. मैंने ये क्वेश्चन कर लिया और तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोगों ने क्या बेवकूफ़ी करी। यस देवप्रिय, यू आर राइट। क्योंकि जब हम लोग ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे,
तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा था, मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया तुम लोगों के पढ़ते वर में, कि द अमेरिकन पीपल, छोड़ो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तक कोई कीवर्ड नहीं है, यहाँ तक पैसेज में एनालॉजी को छोड़कर कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ तक कुछ नहीं था। उसके बाद हमारे नॉट सो फास्ट स्पीड रेसर, द सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ केनेशियन इकोनॉमिस्ट एंड पंडिट्स to distinguish between consuming and producing value is the single most damaging fallacy in popular economic thinking। और यही चीज तो यहाँ पर लिखी है, economists fail to distinguish between consuming and producing value and form a mistaken belief। तो ये वाला पार्ट तो सही है, क्योंकि ये पार्ट तो मुझे यहाँ पर मिला। जैसे ही मैंने इधर स्लाइड ऑन किया, यहाँ लिखा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्लाइन, जो मुझे यहाँ पर मिल गया, economic growth and decline। So economic growth and declines have always been led by changes in business and durable good investment, while final consumer goods spending has been relatively stable through the business cycle। और यही चीज तो यहाँ पे लिखी है कि economic growth and declines have always been led by changes in business and ड्यूरेबल गुड इन्वेस्टमेंट। तो ए और बी दोनों, अब देखो ए भी करेक्ट हो गया हमारा, बी भी करेक्ट हो गया, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ई। सो विथ ऑप्शन दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। अब उसके बाद जब मैं इसको पढ़ रही थी, मुझे यहाँ पर कंज्यूमर प्रेफरेंस नाम की चीजें नजर आ रही थी। इफ द इकोनॉमी वर अ कार, कंज्यूमर प्रेफरेंस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। ये किसी ना किसी का कीवर्ड जरूर है, कौन से क्वेश्चन का है ये तुम लोग बताओ, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है शीट पे, थर्ड का। परफेक्ट, नाउ विल गो एंड सी क्वेश्चन नंबर 3। Consumer preferences would surely be the steering wheel, but real savings and investment would be the engine that drives it forward। Perfect. What can we infer from the line? Consumer preference would surely be the steering wheel। बेटा जब भी inference based questions हो, जब भी inference based questions आए आपके एग्जामिनेशन में, हमेशा ध्यान में रखना inference का मतलब तो समझते हो ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, inference का मतलब पता है कि क्या होता है? What is inference actually? जैसे ना बहुत सारे बच्चे कभी कभी assumption और inference में कंफ्यूज करते हैं। क्या assumption और inference दो एक ही चीज है? Imply is correct, crux is also correct। Rohan is saying assumption और inference एक ही चीज नहीं है। Rohan, give me the difference between assumption and inference। Assumption can be made on anything. Inference is made on the basis of an information and the meaning that we derive from it। Definitely, inference जो होता है ना, वो पैसेज में दी हुई चीजों से हम जो डिराइव करते हैं टू फॉर्म एन ओपिनियन। डेफिनेटली पैसेज में दी हुई चीजों से जो हमारा ओपिनियन बनता है या जो हम मीनिंग डिराइव करते हैं उसको इन्फरेंस बोलते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता ना तो उसको और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। सपोज हम लोग ना एक घर खरीदने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग सब कोई साथ में रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इतने सारे लोग हैं, इतने 22-23 स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, तो हम लोग कैसे रहेंगे भाई? रूम्स तो भी तो इतने चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलो हम लोग 10 फ्लोर का एक फ्लैट बुक कर लेते हैं जिसमें हम सब एडजस्ट हो जाएंगे सपोज, ठीक है। हमें एक घर बड़ा पसंद आया, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दैट हाउस। हमें एक घर बहुत पसंद आया और उसमें हमारा 9th फ्लोर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बताओ इसमें भी जगह नहीं है, सपोज 7th फ्लोर है, ठीक है, और हम 8th फ्लोर का घर देख रहे हैं। अब यहां से जब हम एंटर कर रहे हैं, एंटर करते वक्त जो भी हमारे दिमाग में इस चीज के मतलब इस बिल्डिंग के बारे में थॉट्स आ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। उसको देखने के बाद दिमाग में जो भी आ रहे हैं कि अच्छा इतना बड़ा घर है, इसमें 2 बेडरूम हो सकता है, 1 किचन हो सकता है, 2 वॉशरूम हो सकते हैं, तो ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अजम्पशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अजम्पशन, है ना। अब हम इसके अंदर आए,
हमने सारे फ्लोर्स देखे। अब हम बता रहे हैं कि इसका 8th फ्लोर किस तरीके से बनेगा। अब सब कुछ पढ़ने के बाद ये जो हमारा ओपिनियन है कि 8th फ्लोर कैसे बनेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्फरेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्फरेंस। तो इन्फरेंस इज द फैक्ट्स विच इज गिवन इन द पैसेज, उसी फैक्ट से जो आप ओपिनियन बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि फ्रॉम द लाइन कंज्यूमर प्रेफरेंस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो स्टीयरिंग व्हील है, इससे आपने क्या इन्फर किया। ठीक है, इज द आंसर इज ई, 3 का ई। कंज्यूमर, लेट्स सी, let me read it also, let me read the options also. I haven't done this passage before, I'm doing it with you guys only, so let me also solve. Okay, I'll just read the options. Consumer likings regulate the economy individually. कंज्यूमर की जो लाइकिंग्स है वो इकोनॉमी को इंडिविजुअली रेगुलेट कर रही है, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है, तो ए इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है ना, कि ऐसा थोड़ी लिखा है। कंज्यूमर के प्रेफरेंस के बारे में लिखा है, कंज्यूमर के लाइकिंग्स के बारे में नहीं लिखा। मोर ओवर कंज्यूमर लाइकिंग, कंज्यूमर प्रेफरेंस भी अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो तो वो बोल रहे हैं वो श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। वो क्या होगा, उसके हाथ में कंट्रोल होगा, वो इंडिविजुअली उसको नहीं चला सकते ना, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैटर कर रही हैं, क्योंकि रियल सेविंग, इन्वेस्टमेंट उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, तो वो इंडिविजुअली आप सारे काम नहीं कर सकते ना। तो जब इंडिविजुअली वर्ड यहाँ पर आ गया तो वैसे भी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नाउ we'll talk about option number B. If you want to regulate the economy, consumption is the only force. अगर आप इकोनॉमी चलाना चाहते हैं तो कंजम्पशन जो है वही, मतलब वही उस इकोनॉमी को पुश कर सकता है। ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। About the consumption part, nothing has been mentioned in this line. So definitely this cannot be the answer. The penchant of the consumers controls the economy. अब एक बात बताओ, लिखा है कंज्यूमर प्रेफरेंस वुड श्योरली बी द स्टीयरिंग व्हील। जो गाड़ी चलाता है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होता है, गाड़ी का कंट्रोल किसके पास होता है? ड्राइवर के पास, जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। कंट्रोल तो उसी के हाथ में है ना। बाकी इंजन अपना काम कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है सब कुछ करने में, लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में है जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है ना। कंज्यूमर प्रेफरेंस मींस व्हाट, लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, डेफिनेटली हम उसको पसंद कर रहे हैं। द पेंचेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, द लाइकिंग्स ऑफ द कंज्यूमर कंट्रोल्स द इकोनॉमी, क्योंकि उसी पे कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होते हैं वो स्टीयरिंग व्हील होते हैं, और कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होते हैं वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम इस रेस्पेक्ट में देखें, सो ऑप्शन नंबर सी कैन बी द चॉइस, but we will see option number D also, then we will decide कि we shall go with option number C or not. So the consumer preference are not at par with, are not का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि consumer preference को तो steering wheel बताया ही है। So according to me, right answer for question number 3 will be option number C. Is it clear? Ma'am, may I? Yeah, Devapriya, पूछो। Ma'am, I thought it should be E, because C is absolutely correct. Okay, it goes with the passage. Okay, but to me I felt like it is partially true, because nothing has been talked about the real savings and investment part. Now, so Devapriya, again, this question tricks you here. Why? उन्होंने आपसे पूछा है कि in the statement, इस स्टेटमेंट में आप इस लाइन से क्या इन्फरेंस निकाल रहे हैं।
तो बेसिकली inference has been asked of this line only. That is why there will be no mention of the saving and the investment part. So that is the reason this question tricks you here. Oh, yeah, I got it. I got badly tricked. Yeah. Okay, understood. Now, further, shall we study further now? So, continue studying. Question number 2 was of title. So obviously we cannot come out with the title right now. We haven't read the complete passage yet. Question number 1 was related to some sino, I guess. So let's reach there. Till then we have done with 3, we have done with 4, and we have done with 6. So question number 5 is also left. That is induces business to hire. Again we have time. सोचो मैं इतना माइंड में रख रही हूँ, तुम लोग लिख के रखे हो. क्वेश्चन नंबर 1 स्लाइड कर दीजिए. ओके, डन. रिया, डन. See, unpredictable. अननोन का मतलब क्या होता है? अननोन का मतलब क्या होता है अनमोल? अननोन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको पता ना हो, समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट? और अनकैनी का भी मतलब होता है मिस्टीरियस, मिस्ट्री. So definitely unknown का right answer होगा uncanny. Similar word पूछा है इंद्रनील, opposite word नहीं पूछा है, तो recognize तो हो ही नहीं सकता. Ma'am, so these words which are to be, I mean, sino and to with, so these words will be presented in bold only. Yeah, in examination it is always in bold, so it is very easy to guess an answer. So why do they do so? So that we read and waste our time and or get the context in the passage. No, basically they do it bold because I guess it is for your help only, so that you can just do the sino-anto questions first, so that you can just go through the sentences. See, whenever you are solving a question, you always need to read the 2 sentences before that word and 2 sentences after that word. So I never asked anyone to do the sino-anto questions at first, matlab before reading the passage. Yeah. So read the passage and accordingly answer the word. Yeah. कोई बात नहीं, it's okay. 1 is also done. So the last question which we haven't done till now is this question number 5. What do you think? What should be the answer for this? Two is basically title, no? So we can only solve it after reading the whole passage. So we will do it at the end only. Because they want you to be an probationary officer in SBI. That is the reason they are nice to you. You guys need a lot of practice.
हेलो मैम। मैम, कीवर्ड्स फ्रेम करने के बाद जब हम पैसेज पर जाएंगे तो हमारा क्या मोटो होगा कि हम उसको पैसेज को समझें या सिर्फ कीवर्ड ही हम फाइंड करें? आपका मोटो होगा कि आप पैसेज को पढ़ते पढ़ते कीवर्ड्स को उसमें आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी रीडिंग स्किल रिक्वायर्ड होगी कि वाइल कॉम्प्रिहेंडिंग द पैसेज योर फोकस शुड ऑल्सो बी टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढेंगे तो आंसर करने में मुश्किल आएगी। अगर आप पैसेज अंडरस्टैंड करेंगे और कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करेंगे तब इस मेथड का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो बोथ द थिंग्स मैटर्स इक्वली टू रीड द पैसेज इन अ कंटिन्यूअस मैनर एंड मोर ओवर कीप कीवर्ड्स इन योर माइंड। ओके मैम, थैंक यू। 5 से 7 मिनट, 5 minutes इज मैक्सिमम आई से, बट हाँ ठीक है, मतलब इनिशियली 7 मिनट भी दे सकते हैं अगर टाइम बच रहा है तो। बहुत से बच्चों ने ए आंसर कर दिया। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जिसपे तुम लोग फोकस नहीं करते हो। बेटा ये SBI PO है, इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। तुम उनको बुद्धू नहीं बना सकते, वही तुम्हें बुद्धू बनाएंगे जब बनाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? As recent years have demonstrated, consumer demands that appears to be driven by temporary or unsustainable policies is unlikely to induce businesses to hire. यहाँ पर पूछा है which of the following is are likely to induce businesses to hire। ए तो ऐसे ही गलत हो गया। अब जितनों ने ए आंसर करके बड़े आराम से बैठे थे वो दोबारा से पैसेज पढ़ो। बेटा ये PO है, थोड़ा तो सोचो। हड़बड़ी में गड़बड़ी। अब उसके बाद देखो, उसके बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत लोगों ने कहा है, जैसे देवाप्रियो ने ई कहा, ठीक है। तो देवाप्रियो बताओ तुम्हें बी कैसे सही लगता है। रिया ने भी बी एंड सी कहा, तो रिया भी बताएगी कि उसको बी कैसे लगा, कौन से स्टेटमेंट से ये क्लियर हुआ कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कैन हेल्प इन दैट। I didn't get the consumer spending word in the passage, but I thought that's an implied meaning of businesses do, because the more consumer will spend, the more business will boost up in that way. Business will boost up, but will that result to the hiring part? If a company is getting more established, it'll hire, no? Suppose if 10 students, like I opened an academy, okay, and 10 students are reading in my academy, okay, and they are spending, definitely they are spending in my academy, but more students are not connecting to it, then definitely whatever manpower I am keeping, that will be the fixed number of people, right? Unless and until the number of people are increasing, why I will increase my budget of spending? Yeah, that's also true. Okay, I'll explain this. It is written in the passage. I have derived this in the passage, and that is why I just take this example. I'll explain it, don't worry. Last पैसेज को पढ़ते हैं, लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। As John Stuart Mill put it 2 centuries ago, the demand for commodity is not the demand for labor. अगर किसी कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लेबर का भी डिमांड बढ़ेगा। This is not at all true.
कंज्यूमर डिमांड डज नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर डिमांड बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता। दैट्स बिकॉज कंज्यूमर्स डोंट एम्प्लॉय पीपल, क्योंकि कंज्यूमर पीपल को एम्प्लॉय नहीं करता। कौन एम्प्लॉय करता है? बिजनेसेस। बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर एक कंपनी की जगह पे मैं दूसरा कंपनी खोलूंगी तब हायरिंग बढ़ेगी, है ना। मेरी डिमांड्स बढ़ने से हायरिंग नहीं बढ़ रही। सिंस न्यू हायर्स आर रिस्की एंड कॉस्टली इन्वेस्टमेंट, अब जब हम कोई न्यू हायरिंग कर रहे हैं तो वो रिस्की भी है, क्या पता वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट ना हो, है ना, और कॉस्टली भी है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो मुझे पैसे तो उसको देना पड़ेगा। विथ अननोन फ्यूचर रिटर्न्स, क्योंकि फ्यूचर रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, एम्प्लॉयर्स मस्ट रिलाई ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर एंड वे दो डिसीजंस वेरी केयरफुली। तो इस वजह से एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे रिलाई करते हैं कि इतना इसमें आने वाला है, इसके हिसाब से हम इतना स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। एज इकोनॉमिक हिस्टोरियन रॉबर्ट हिग्स पायनियरिंग वर्क ऑन द ग्रेट डिप्रेशन सजेस्ट इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी कैन डिप्रेस जॉब ग्रोथ इवन इन द फेस ऑफ बूमिंग कंजम्पशन। क्या? इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगा तो जॉब ग्रोथ कम होगा, ठीक है। कंजम्पशन बूम भी कर रहा है, कंजम्पशन बढ़ भी रहा है, लेकिन अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो जॉब ग्रोथ डिप्रेस होगा। मान लो कि सब कोई सैनिटाइजर खरीद रहे हैं, सब कोई सैनिटाइजर खरीद रहे हैं अभी, ठीक है। अब कोरोना जब धीरे धीरे खत्म होने के लेवल पे है तो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है कि अब कौन सैनिटाइजर खरीदेगा, तो डेफिनेटली वहां पर डिमांड अभी भी है, डिमांड उस चीज की अभी भी है, लेकिन वहां पे जॉब का ग्रोथ जो है वो डिप्रेस होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के माइंड में अनसर्टेनिटी आ गई। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैम्पर्स द हायरिंग पार्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ओनली सी, इंक्रीज सर्टेनिटी इन फ्यूचर रिटर्न्स, जो यहां से आपका डिफाइन हो रहा है। राइट आंसर विल बी ओनली सी। गॉट इट? डायरेक्ट क्वेश्चंस बेटा एसबीआई पीओ वगैरह में नहीं आते, क्लर्क लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पीओ लेवल पे आपको थोड़ा सा इम्प्लिसिट मीनिंग को, हिडन मीनिंग को समझ के ही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा टाइम खत्म हो चुका है, मतलब क्लास का, तो जल्दी से मैं तुम्हें टाइटल ऑफ द पैसेज बता देती हूँ, और आज ये पीडीएफ एक बार घर पे ज़रूर दोबारा से रिपीट करना। सो मोस्ट सूटेबल टाइटल अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू वांट टू गिव द टाइटल? बी होगा मैम? नहीं, तो ये होगा, सबको बी लगाना, सबको बी लगाना। डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है वेरी गुड। रिसेशन और रिकवरी नहीं होगा क्योंकि उसके बारे में बात नहीं करी है। इकोनॉमी और डिस्टेंट ड्रीम नहीं होगा, जिस उसके बारे में बात नहीं करी है। अब बी और डी के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है कि कंज्यूमर द ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमी और इज कंजम्पशन नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है पूरे के पूरे पैसेज में, क्योंकि हर जगह कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर डिमांड, इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो कंज्यूमर इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। So that is the reason we are not going with option number B also. So the right answer will be option number D. Okay guys, so you will have to practice more, work more on it. Moreover, आज मैं तुम लोगों को एक पैसेज और दूंगी, लेकिन ये मैंने पीओ लेवल का क्लास में कराया। जो मैं आपको पैसेज दूंगी that will be of clerk level. Solve it at home and then I'll give you 10 PDF please. Beta, it is available in the Hindu Zone LMS site. All the PDFs are available in the Hindu Zone LMS site. Okay मैम, थैंक यू। Okay. हाँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि मैं जो आपको आज आरसी भेजूंगी ग्रुप पे, उसको प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिएगा और सेम मेथडोलॉजी से सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि उसमें कितना टाइम लगा कल की क्लास में।
I know. It takes time. Don't worry, Indranil. Don't get disappointed. Don't be disheartened. It will work slowly. ठीक है, चलो उसको सॉल्व करना और फिर मुझे बताना कि व्हाट इज योर स्कोर गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आई लास्ट। हाँ देवप्रिय, पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो? Yeah, ma'am. Before you go, I'll just ask a short question. So how I took the meaning of business as consumer spending. So that extent of overthinking is not needed, right? Yeah, Because right. I had a feeling that I'm going in a wrong way, in a very overthinking way, but yeah, I kind of mainly what happens now when you develop an interest in a particular thing now, you overthink about it. Moreover, what happens with you is like you can think that this can also happen, that can also happen, and when you are assuming the things on your own now, not with the facts given in the passage, you are assuming it on your own, then definitely questions tricks you there. It happens. It happens in all the examination, whether it is UPSC, whether like in UPSC also, like they gives passages from different region. If the passage is from biology section and you are very much confident in biology, then definitely you will give wrong answer there. So be strict to the facts given in the passage. Okay, so the trick is to be neutral. Yeah. Before solving the things. Okay. Yeah. Thanks. Chalo. Bye bye. Take care.